Hello guys, welcome to Pharma Chat with Akanksha. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर में से फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट से वायरस को। तो वायरस एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है जो ना ही प्रोकैरियोट में आता है ना ही यूकैरियोट में आता है। ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर जाके ही ग्रो कर सकता है या फिर मल्टीप्लाई कर सकता है। विदाउट होस्ट सेल वो ग्रो नहीं कर सकता। अगर हमें वायरस को देखना हो, उसको आइडेंटिफाई करना हो, तो हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। सिंपल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम उसको नहीं देख सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही वो हमें ऑब्जर्व होगा। अगर हम उसकी बैक्टीरिया से कंपैरिजन करें वायरसेस की, तो 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया से करीब 10 to 100 टाइम्स तक स्मॉलर हो सकता है। मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरसेस की साइज कितनी छोटी है। तो वायरसेस आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडिया। तो अगर हम इसको एक आर्टिफिशियल मीडिया भी दे दे उसके ग्रो के लिए, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट सेल में ही ग्रो करेगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा। तो बात कर लेते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल की। तो जेनेटिक मटेरियल में एक तो डीएनए होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। दोनों साथ में प्रेजेंट कभी नहीं होंगे। वायरसेस में हमेशा एक तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो अगर हम वायरसेस का एक बार स्ट्रक्चर देख ले, तो स्ट्रक्चर में ये होता है उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं उसका न्यूक्लिक एसिड, और ये होता है साइड में उसका एक प्रोटीन कोड जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। तो ये कैप्सिड जो है कैप्सोमर्स से तैयार होता है। मतलब ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स हम देख सकते हैं वो होंगे कैप्सोमर्स, और ये कैप्सोमर्स किससे बने होते हैं? तो वो प्रोटीन सब यूनिट से बने होते हैं। मतलब कि प्रोटीन सब यूनिट से बना कैप्सोमर और कैप्सोमर्स से बना कैप्सिड। तो ये जो एक पूरा प्रोटेक्शन जो देगा एक न्यूक्लिक एसिड को, वो होगा कैप्सिड होगा, वो एक प्रोटीन कोट होगा। तो क्यों इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो कैप्सिड का फंक्शन ये है कि वो अगर जब वायरसेस होस्ट सेल के बाहर होता है तब उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके हेल्प करेगा, और अगर वायरसेस को वन होस्ट से अनदर होस्ट की तरफ अगर ट्रांसमिट करना हो तो उसके लिए भी उसको अटैचमेंट के लिए उसका हेल्प करता है। तो अगर हम वायरन को देखें तो वायरन दूसरा कुछ नहीं है लेकिन वायरस इसका ही एक बहुत ही ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। तो वायरन है स्ट्रक्चरली कंप्लीट, मैच्योर एंड हाईली इन्फेक्शियस वायरसेस इज कॉल्ड वायरन। मतलब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर मतलब ये वायरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा कंप्लीट होता है। मतलब वो मैच्योर होता है, अटैक के लिए तैयार होता है। इतना ही समझ लीजिए कि वायरस जो है मतलब वायरियन जो है एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर टाइप का वायरस है जो कि इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो गए, जैसे कि लाइसोजेनिक साइकिल हो गया, लाइटिक साइकिल हो गया। ये जो है अनअफेक्टेड बाय एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। मतलब अगर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स अगर हम दे किसी को तो वो उससे अनअफेक्टेड है। मतलब वायरियन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम वायरस, बैक्टीरिया और रिकेशिया में अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें ये डिफरेंस होगा कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट वायरस है, लेकिन बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर पैरासाइट नहीं है, लेकिन रिकेशिया भी इंट्रासेलुलर पैरासाइट ही है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ऑब्वियसली वायरस का जो सेल है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बैक्टीरिया में और रिकेशिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर बाइनरी फ्यूजन देखें तो बाइनरी फ्यूजन वायरसेस में नहीं होगा। वायरसेस में सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से ही वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल से। लेकिन बैक्टीरिया में और रिकेशिया में दोनों में बाइनरी फ्यूजन देखा जाता है। तो ये एक डिफरेंस है वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, पजेसेस बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो वायरस में कभी भी दोनों प्रेजेंट नहीं होते, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया और रिकेशिया में दोनों भी प्रेजेंट होते हैं एक साथ।
एटीपी जनरेटिंग मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो वायरसेस में कोई भी ऐसा मेटाबॉलिज्म नहीं है जो एटीपी को जनरेट करेगा, लेकिन बैक्टीरिया और रिकेशिया में ये पाया जाता है। उसके बाद राइबोसोम ऑब्वियसली वायरसेस में नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरिया और रिकेशिया में ये पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स, जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स होते हैं उसमें से जरूर ये फिल्टर होगा वायरस, लेकिन बैक्टीरिया और रिकेशिया फिल्टर नहीं होंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है वायरस, बैक्टीरिया और रिकेशिया में। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन इनटू पर्टिकुलर स्पीसीज, अब देखो कि बैक्टीरिया जो अगर मतलब वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको बैक्टीरियल वायरस बोलेंगे। अगर वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उनको प्लांट वायरसेस बोलेंगे। अगर वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो उसको एनिमल वायरस बोलेंगे। तो देखते हैं बैक्टीरियल वायरसेस क्या होता है। तो वायरस विच कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इटसेल्फ इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल वायरसेस। मतलब जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियल वायरसेस। और उसको बहुत ज्यादा कॉमनली जो वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए वो है बैक्टीरियोफेजेस, और सिंपली हम उसको सिर्फ फेजेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जब भी कहीं पे अगर बैक्टीरियोफेजेस का यूज हो या फिर फेजेस का यूज हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो बैक्टीरियल वायरसेस के बारे में बात हो रही है, मतलब जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो अगर हम उसके मतलब उसके अगर न्यूक्लियर मटेरियल का या फिर जेनेटिक मटेरियल को देखें तो बैक्टीरियल वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हमने पहले डिस्कस किया, एक तो उसमें डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो प्लांट वायरसेस की बात करें तो द वायरस विच कैन इन्फेक्ट द प्लांट इज कॉल्ड एज प्लांट वायरसेस। तो इट इज ऑल्सो नोन एज फाइटोफैजेनिया एंड दे कंटेन्स आरएनए एज ए न्यूक्लियर मटेरियल। तो उनके पास क्या होगा, आरएनए होगा एज ए न्यूक्लियर मटेरियल। मतलब बैक्टीरियल वायरस में डीएनए था, प्लांट वायरसेस में आरएनए प्रेजेंट है। तो अगर हम एग्जांपल देखें प्लांट वायरस जो जिस प्लांट को उन्होंने इन्फेक्ट किया होता है, तो पोटैटो होगा, शुगर केन हो सकता है, टोबैको हो सकता है। तो यहाँ पे जो टोबैको मोएसिक वायरस है वो फर्स्ट वायरस है जो आइडेंटिफाई हुआ था सबसे पहले। तो पोटैटो, शुगर केन और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को वो इन्फेक्ट करता है। तो अगर हम एनिमल वायरस की बात करें तो एनिमल वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल वायरसेस। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है, उस वायरसेस को हम बोलेंगे एनिमल वायरसेस। तो उसको जूफैंजिया भी कहते हैं। दे कंटेन्स डीएनए और मे ऑल्सो हैव आरएनए। तो जो एनिमल वायरस है, मतलब जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले हैं उनमें या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो मतलब इसका एग्जांपल देखें तो ये ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, पीजन्स को कर सकता है, पैरट को कर सकता है और एक्सेट्रा कोई भी एनिमल्स को कर सकता है। तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर देखें वायरस का, तो अभी स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए वायरसेस का। तो ये जो है उसका न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सराउंडेड है वो है कैप्सिड, जो कैप्सोमर से बना है। और अगर हम ये पूरा वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो वायरसेस है ये एक एनवोलप में प्रोटेक्टेड होता है। मतलब ये कुछ ही वायरसेस में ऐसा होता है, सब वायरसेस में एनवोलप होंगे ही ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वायरसेस में एनवोलप होते हैं। तो वो जो होते हैं कैप्सिड को प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ कुछ वायरसेस में ये स्पाइक्स भी देखे जाते हैं। तो इसका क्या क्या रोल है, इसके क्या क्या फंक्शंस है वो हम देखेंगे, लेकिन ये एक जनरल स्ट्रक्चर होगा वायरस का। तो बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। तो न्यूक्लिक एसिड जो होगा एक तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन के सिर्फ 1% ही प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन के रिलेशन में अगर हम उसका परसेंट देखें तो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ 1% है, किसमें, इन्फ्लुएंजा वायरसेस में, प्रोटीन के कंपैरिजन में। वही अगर हम किसी सर्टन बैक्टीरियोफेजेस के बारे में अगर बात करें, कुछ ही बैक्टीरियोफेजेस, मैं सभी बैक्टीरियोफेजेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कुछ ही बैक्टीरिया, सर्टन बैक्टीरियोफेजेस में क्या होता है कि 50% न्यूक्लिक एसिड होता है और 50% प्रोटीन होता है।
तो ये होगी न्यूक्लिक एसिड की बात। तो अगर हम देखें कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है तो वो कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू वायरस के वायरस डिपेंड होता है। तो और अगर इस ये जो मतलब न्यूक्लिक एसिड है वो एक तो सर्कुलर मैनर में भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट मैनर में, मतलब लीनियर मैनर में भी हो सकता है। ये अगेन वैरी करता है वायरस टू वायरस में। तो अगर हम देखें कैप्सिड एंड इन्वॉल्व के बारे में, तो कैप्सिड क्या है? द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड द कैप्सिड। ये तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको। उसके बाद होगा कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमर्स। ये कैप्सिड क्या है? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमर। तो ये जो प्रोटीन सब यूनिट्स जिसमें कैप्सोमर्स बने होते हैं जिस सब यूनिट से, तो वो एक तो सिंगल टाइप के भी हो सकते हैं या फिर मेनी टाइप के भी हो सकते हैं। मतलब जो प्रोटीन सब यूनिट से कैप्सोमर बन रहा है वो एक तो सिंगल टाइप के प्रोटीन से भी बन सकता है या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन के टाइप से भी बना हो सकता है। वो फिर से वैरी करता है वायरस टू वायरस। इन्वॉल्व क्या है? तो इन्वॉल्व, द कैप्सिड इज कवर्ड बाय एन इन्वॉल्व विच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सम कॉम्बिनेशंस ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इन्वॉल्व जो है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एक अगेन कोट हम कह सकते हैं जो कवर्ड करता है कैप्सिड को, अगेन फॉर देयर प्रोटेक्शन पर्पस। तो अगर हम यहाँ पे एक ये लाइन देखें, सम एनिमल वायरस आर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल and coats the virus with a layer of the host cell plasma membrane and that layer become a viral envelope। मतलब कुछ कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे होते हैं जो होस्ट सेल से रिलीज करके उसका जो कोट है, ठीक है, वो कोट सेल मतलब होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके मिलेगा और वो ही कोट एक वायरल इन्वॉल्व की तरह वो मतलब वायरल इन्वॉल्व की तरह ही वो बनेगा। मतलब उसके वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वॉल्व खुद के अराउंड बनाएगा, मतलब वो कैप्सिड के अराउंड बनाएगा। उसका फंक्शन ये है कि वो प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगेन। तो अगर सो गाइज अभी हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से वायरस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है हेलिकल वायरस, उसके बाद है पॉलीहेड्रल वायरस, उसको हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रल वायरस, उसके बाद एनवेलप वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हेलिकल वायरस में। तो हेलिकल वायरस जो है वो एक रॉड शेप वायरस है जो उसके कैप्सोमर्स है, कैप्सोमर्स और कैस्पिड्स जो है वो एक रॉड शेप में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये कैसे रॉड शेप में अरेंज हुए हैं। ये हो गया उसके कैप्सोमर्स और इसको ये मिला के कैप्सिड बनता है। तो ये रॉड शेप है। उसके बाद ये रिजिड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो रेबीज वायरस और टोबैको मोएसिक वायरस। अगेन ये जो वायरस है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, टोबैको मोएसिक वायरस। तो टोबैको मोएसिक वायरस और रेबीज वायरस जो है वो हेलिकल वायरसेस से मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी हेलिकल होती है, मतलब हेलिकल वायरसेस होते हैं। अगर हम उसका न्यूक्लिक एसिड देखें तो वो न्यूक्लिक एसिड इसमें इसके बीच में एम्बेडेड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब दो कैप्सोमर्स के बीच में एम्बेडेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलीहेड्रल या और आइकोसाहेड्रल वायरसेस को। तो इसका जो शेप है वो एक आइकोसाहेड्रॉन की तरह होता है या फिर पॉलीहेड्रॉन की तरह हम कह सकते हैं। मतलब ये हो गया उसके कैप्सोमर्स और कैप्सोमर्स के कोर में, मतलब ये बहुत ज्यादा सेंटर में इसके न्यूक्लिक एसिड होता है वो जो बहुत ज्यादा टाइटली पैक होता है पॉलीहेड्रल वायरसेस में। Caspid have the shape of an icosahedron. Polyhedral viruses are having regular polyhedron with 20 triangular faces and 12 corners. तो ये जो ट्रायंगल्स है वो एक्चुअली कुल मिला के 20 होते हैं और इसके जो कॉर्नर्स है वो 12 कॉर्नर्स इसमें होते हैं। तो अभी पूरे 20 यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ये एक्चुअली में 20 होते लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे। तो कैप्सोमर्स ऑफ ईच फेस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है वो बहुत ज्यादा इक्वल होते हैं सारी तरफ। अभी इतने इक्वल दिख नहीं रहे स्ट्रक्चर में लेकिन ये बहुत ज्यादा इक्वल होते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है टाइटली पैक इन द सेंटर कोर फॉर्मिंग अ पूल और पैरेलल लूप्स अराउंड अ सिलेंड्रिकल पूल। ये सिलेंड्रिकल पूल के अराउंड वो पूल और पैरेलल लूप्स के अराउंड वो फॉर्म होता है, मतलब टाइटली सेंटर कोर में उसका न्यूक्लिक एसिड पैक होता है।
फॉर्मिंग अ पूल और पैरेलल लूप्स अराउंड द सिलेंड्रिकल होल। सिलेंड्रिकल के होल के अराउंड वो पूल और पैरेलल लूप्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर उसका एग्जांपल हम देखें तो वो हो गया एडिनो वायरस और पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया, कॉमनली हम सुनते हैं। तो पॉली वायरस और एडिनो वायरस जो है वो पॉलीहेड्रल वायरसेस के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इन्वोलप वायरसेस में। तो इन्वोलप वायरसेस में क्या है कि इसका जो ये जो है प्लियोमॉर्फिक है। तो प्लियोमॉर्फिक का मतलब है वेरिएबल इन शेप, मतलब इनका जो शेप होता है कोई फिक्स कह नहीं सकते हम। जैसे कि हमने देखा कि हेलिकल में ये रॉड शेप होता है, पॉलीहेड्रल में ये पॉलीहेड्रॉन की तरह होता है, लेकिन इन्वोलप वायरसेस में ये बहुत ज्यादा इरेगुलर शेप में होता है, या फिर हम उसका शेप जो है वो मतलब फिक्स नहीं बोल सकते कि क्या होता है। ये रफली स्पेरिकल होता है, मतलब बहुत ज्यादा रफ स्पेरिकल होता है, मतलब इवन स्पेरिकल नहीं होता है, मतलब ये वैरी करता है वायरस टू वायरस अगेन इसका शेप। उसके बाद इसमें आता है एनवोलप्ड हेलिकल वायरस और एनवोलप्ड पॉलीहेड्रल वायरस। तो एनवोलप्ड हेलिकल वायरस क्या है, तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड और जो कैप्सोमर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके कैप्सोमर्स और उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो हेलिकल शेप में है। और यहाँ पे इन्वोलप पॉलीहेड्रल वायरस में क्या होता है, इन्वोलप पॉलीहेड्रल वायरस में इसका जो कैप्सोमर और न्यूक्लिक एसिड है वो एक पॉलीहेड्रॉन की शेप में होता है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वोलप पॉलीहेड्रल वायरस। मतलब कि सिंपल है, एक हेलिकल वायरसेस में या फिर पॉलीहेड्रल वायरसेस में अगर हम इन्वोलप लगा दे, उसको एक प्रोटेक्टिंग कवर लगा दे इन्वोलप का, तो वो हो गया इन्वोलप वायरस। अगर हटा दे तो वो नेक्ड वायरस हो गए। तो ये जो हेलिकल और पॉलीहेड्रल वायरसेस है ये अभी नेक्ड वायरस है, अगर उसको इन्वोलप लगा दिया जाए तो वो एनवोलप्ड वायरस हो जाएंगे। तो उसके बाद आता है ये कॉम्प्लेक्स वायरस। दिखने में आपको स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगा होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेड है जो कैप्सिड से बना होता है, उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, अंदर जो है उसका न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद ये कॉलर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, टेल, एंड प्लेट, उसको बेस प्लेट भी बोलते हैं, और ये टेल फाइबर्स। तो इसका जो मेन जो हिस्सा है, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कि जो मेन मल्टीप्लिकेशन के लिए जाता है, वो है डीएनए, इसका डीएनए। और ये जो इसका जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो उसके अटैचमेंट के लिए या फिर उसके ट्रांसमिशन के लिए उसको हेल्प करता है। मतलब अगर उसको एक होस्ट से अनदर होस्ट की तरफ जाना होता है तो उस वक्त ये इसको हेल्प करते हैं उसके अटैचमेंट के लिए, और उसके ट्रांसमिशन के लिए भी उसका हेल्प करते हैं। उसको दूसरा उसका कोई भी पर्पस नहीं होता है। उसका जो भी मेन मोटो है मल्टीप्लिकेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में ही मौजूद होता है। तो होस्ट सेल में सिर्फ डीएनए ही उसमें जाता है। ये सिर्फ जो साइड के जो उसके स्ट्रक्चर है वो उसके पेनिट्रेशन के लिए और अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद ये इसका जो एग्जांपल है वो टी इवन बैक्टीरियोफेज। टी इवन बैक्टीरियोफेज ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो ई कोलाई को, मतलब इस्चेरेशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको वो इन्फेक्ट करता है। तो इसका नाम है टी इवन बैक्टीरियोफेज। अगर इसके हेड की साइज देखें तो ये वैरीज इन बिटवीन डिफरेंट फेज फ्रॉम 28 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 28 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक इसकी साइज वैरी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा वायरसेस के डेफिनेशन को, उसके बाद वायरियन क्या होता है उसको देख लिया, उसके बाद डिफरेंस देख लिया वायरस, बैक्टीरिया और रिकेशिया में, उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन इनटू पर्टिकुलर स्पीसीज, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में हमने देखा न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड एंड इन्वोलप, उसके बाद स्पाइक्स देखा, उसके बाद नेक्ड वायरसेस देखा क्या होता है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस में हमने देखा हेलिकल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस, इन्वोलप वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरसेस। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस के रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस के बारे में, उसके बाद उसकी लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल के बारे में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।